छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के पहले पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता या वैदिक काल या आर्य सभ्यता के बारे में बात करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में बात की थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सिंधु और सरस्वती के किनारे फलीभूत हुई सभ्यता। सरस्वती नदी के तट पर जो हमें सभ्यता के अवशेष मिले थे सिंधु सरस्वती सभ्यता के समय में, उसी सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र में सिंधु सरस्वती सभ्यता के पश्चात एक नवीन सभ्यता का विकास हुआ, जिसे हम आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता की भांति नगरीय सभ्यता नहीं थी, बल्कि मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। और क्योंकि इसकी स्थापना आर्यों के द्वारा की गई थी, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। और आर्यों की इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी वेदों से मिलती है, जो कि आर्यों के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ थे, या ये कहना चाहिए मार्गदर्शक ग्रंथ थे। इसलिए क्योंकि वेदों से प्राप्त जानकारी है, इसलिए हम इसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं या वैदिक काल भी कहते हैं। यह जो सभ्यता है, इस सभ्यता के बारे में इतिहासकारों में कई मतांतर हैं। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि आर्य, जो कि इस सभ्यता के संस्थापक हैं, वे भारत के नहीं थे, बल्कि बाहर से भारत आए थे। वहीं दूसरी ओर भारतीय इतिहासकारों का यह मानना है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, वे भारत से बाहर नहीं आए थे। अधिकांशतः पश्चिमी इतिहासकार इस बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि आर्य विदेशी थे और बाहर से भारत आए थे, और इसके लिए वे कई तर्क देते हैं। और उनमें से सबसे बड़ा तर्क वे ये देते हैं कि आर्य एशिया के नहीं, बल्कि मध्य यूरोप के मूल निवासी हैं और वहाँ से भारत आए थे। आर्यों ने अपने वेदों में जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन किया है, बड़े बड़े घास के मैदान, ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, सदा नीरा बहती हुई नदियाँ, उसके लिए ये विदेशी या पाश्चात्य इतिहासकारों का ये मानना है कि ये समस्त भौगोलिक परिस्थितियाँ भारत में नहीं थी, बल्कि ये मध्य यूरोप में थी। मध्य यूरोप में बड़े मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर डेन्यूब, सीन जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। तो मध्य यूरोप में जहाँ जर्मनी या उसके आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ से आर्य माइग्रेट हुए, क्योंकि ये कबीलाई लोग हैं। और आज भी मध्य यूरोप के अंदर बहुत सारे नोमैड्स या कबीले निवास करते हैं। उन लोगों के जिस तरीके के फेशियल फिजिकल फीचर्स हैं, यानी जिस तरीके का उनकी कद काठी रूप रंग है, और जिस प्रकार से आर्यों का वेदों के अंदर वर्णन हमें मिलता है कि आर्य गौरवर्णी है, लंबा ऊंचा कद है उनका, तीखी नाक, उनकी भूरी आँखें या नीली आँखें और तीखे नैन नक्श, ये सब के सब भारत के मूल निवासियों के नहीं हैं। भारत के मूल निवासी द्रविड़ थे, जो कि सांवले रंग के थे, जिनका गोल मुंह था, जिनकी नाक चपटी थी, जिनके फीचर्स उतने शार्प नहीं थे। और जिस तरीके का फेशियल फिजिकल फीचर आर्यों का वर्णित है, वैसा फिजिकल फेशियल फीचर मध्य यूरोप के अंदर मिलता है। मध्य यूरोप के निवासी गौरवर्णी हैं, ऊंचा लंबा कद है, नीली या भूरी आँखें हैं, तीखी नाक है, नाक नक्शे उनके तीखे हैं। और इस आधार पर आर्य मध्य यूरोप के मूल निवासी हैं, ना कि भारत के मूल निवासी हैं।
कुछ विदेशी इतिहासकार ये मानते हैं क्योंकि जिस प्रकार की आर्य सभ्यता भारत में थी उसी तरीके की एक सभ्यता ईरान में पनपी थी और उनका भी एक ग्रंथ था जिंद आवेस्ता, और ईरान में जिंद आवेस्ता के रचयिता भी जो लोग थे उनका भी वही गौरवर्ण, ऊंचा लंबा कद, नीली भूरी आँखें। तो एक शाखा भारत आई आर्यों की और दूसरी शाखा ईरान चली गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ईरान यानी एशिया माइनर में यह कबीले थे, ईरान में भी कबीले हैं, तो इन कबीलों में से एक शाखा भारत आ गई और दूसरी शाखा यूरोप चली गई। पाश्चात्य इतिहासकारों ने आर्यों को मध्य यूरोप का साबित करने के लिए एक अन्य प्रमाण दिया कि आर्यों की जो संस्कृत भाषा है वह भाषा भारोपीय भाषा का एक हिस्सा है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का एक हिस्सा है। भारत की संस्कृत, ईरान की फारसी, इंग्लैंड की इंग्लिश और जर्मनी की जर्मन भाषा में समानता है। जैसे संस्कृत में पिता के लिए पितृ शब्द का प्रयोग किया गया है, पर्शियन या फारसी में पिदरे, अंग्रेजी में फादर और जर्मन में पेटर कहा जाता है। सिमिलैरिटी, संस्कृत में माँ को मातृ, फारसी में मादरे, अंग्रेजी में मदर और जर्मन में मेटर कहा जाता है। संस्कृत में भाई को भ्रातृ, फारसी में बिरादर, अंग्रेजी में ब्रदर और जर्मन में ब्रेदर कहा जाता है। तो इन भाषाओं में समानता है। तो ये भाषाएं एक ही स्कूल से निकली हुई हैं, एक ही परिवार से निकली हुई हैं, जिसे कि भारोपीय भाषा या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहा गया। तो इस आधार पर भी आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि यूरोप से या मध्य यूरोप से भारत आए थे। और इन आर्यों ने सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों को पराजित करके भारत के गांगेय क्षेत्र में एक नवीन सभ्यता की स्थापना की, जिसे आर्य या वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इसके पक्ष में वो एक और तर्क देते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग घोड़ों से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि आर्य घोड़ों पे घुड़सवार के रूप में भारत में आए। वे घोड़े से परिचित थे, कुत्ते से परिचित थे और लोहे से परिचित थे। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग भारतीय थे, जबकि आर्य भारतीय नहीं हैं। भारतीय इतिहासकार इस तर्क के विपक्ष में तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि आर्यों ने अपने वेदों में हर बात का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने अपने वेदों में कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं किया है, ना ही इस ओर कोई इशारा किया है कि आर्य कहीं बाहर से आकर के भारत में बसे थे। इसके अलावा भारत में जो हिमालय का क्षेत्र है, भारत का जो गांगेय क्षेत्र है, वो सिंचित क्षेत्र है और वहाँ पर उसी प्रकार के बड़े मैदानी इलाके हैं, उसी प्रकार की वनस्पति है, उसी प्रकार का ठंडा मौसम है, जिस प्रकार का वर्णन हमको वेदों में मिलता है। इसके अतिरिक्त नृशास्त्रियों ने भारत के अंदर कुछ जनजातियों को खोजा है जो भारत के मूल निवासी हैं, जिनमें देहरादून के पास में निवास करने वाली जॉनसन बाबर जनजाति है। इस जॉनसन बाबर जनजाति के लोगों की कदकाठी, उनका रहन सहन, खान पान और उनके रीति रिवाज बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि आर्यों के थे। इसी प्रकार से कश्मीर में रहने वाली एक जनजाति भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि आर्यों के वर्णन हमको मिलते हैं। इस प्रकार आर्यों ने जिस तरीके से सरस्वती नदी के
बारे में उसका वर्णन किया है, उसका बखान किया है, उसकी महिमा के बारे में बढ़ चढ़ करके लिखा है, वह भी यह साबित करती है कि इस नदी सरस्वती नदी, जो कि नदी तमे महानदी के नाम से आर्यों के द्वारा पुकारी गई थी, वह नदी क्योंकि भारत की नदी थी, इसलिए आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। भारत कहीं आर्य कहीं भारत बाहर से भारत नहीं आए थे। जिस प्रकार से वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के मूल निवासियों के मूल निवास स्थान के बारे में मतांतर हैं, ठीक उसी प्रकार से आर्यों के या वैदिक सभ्यता के काल निर्धारण को लेकर के भी कई मतांतर हैं। वैदिक सभ्यता के काल निर्धारण के लिए सबसे पहले विदेशी पाश्चात्य इतिहासकारों ने इस सभ्यता को के बारे में काल निर्धारण करने का प्रयास किया और उन्होंने वैदिक सभ्यता का काल निर्धारण 1800 से 2000 ईसा पूर्व के आसपास माना। किंतु जिस प्रकार सिंधु सरस्वती सभ्यता के उत्खनन स्थलों के कारण सिंधु सरस्वती सभ्यता का काल निर्धारण आगे सरका, उसी तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे उत्खनन स्थल मिलते जा रहे हैं और उन उत्खनन स्थलों में हम ये देखते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में उत्तर सरस्वती सभ्यता के अवशेष भी मिलते हैं और वहीं स्थलों पर हमें आगे चल कर के वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो उनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सिंधु वैदिक सभ्यता भारत के अंदर 2500 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास भारत के अंदर स्थापित हुई है। वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। वेदों में जो 4 वेद लिखे गए हैं उनमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं जिनमें ऋग्वेद सबसे पुराना है। इन वेदों से हमें वैदिक आर्यों के बारे में, आर्यों के जीवन के बारे में, आर्यों की सभ्यता के विस्तार के बारे में, उनके धर्म, दर्शन, सामाजिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ आदि के बारे में हमको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। वैदिक समाज या वैदिक काल के अंतर्गत हम जिस चीज़ को मोटे तौर पर देखते हैं वह है कि वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था और इनका जो जीवन था वह ग्रामीण था, यानी यह नगरीय सभ्यता नहीं थी। और इनके द्वारा क्योंकि लोहे का प्रयोग किया गया इसलिए यह लौहयुगीन सभ्यता थी। आर्यों के द्वारा गंगा के मैदानी इलाकों को, जंगलों को साफ किया गया और उन्होंने वहाँ पर अपने जीवन को स्थापित किया और कृषि तथा पशुपालन के माध्यम से अपने समाजों का निर्माण इनके द्वारा किया गया। इस तरीके से मूलतः ग्रामीण सभ्यता होते हुए आर्य सभ्यता भारत के पूरे गांगेय क्षेत्र में, यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में विकसित हुई और इस सभ्यता में आगे चल कर के इस सभ्यता में नगरों का विकास हुआ। उन नगरों का नगर आगे जाकर के बड़े राज्यों में परिवर्तित हुए, जिन्हें यानी पहले जन से जनपद और जनपद से महाजनपदों का उदय हुआ। और इस तरीके से वैदिक काल जो कि ऋग्वेद काल से शुरू होता है, महाजनपद काल तक यह चलता है और महाजनपद काल
तक हम आर्य सभ्यता का विकास क्रम देखते हैं। वैदिक सभ्यता में जिस तरीके से हमने उनके मूल निवासियों के बारे में बात की, उसी तरीके से आर्यों के संदर्भ में एक और तर्क हमको मिलता है। सरदार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को उत्तरी ध्रुव का मूल निवासी बताया गया, क्योंकि आर्यों ने अपने वेदों में इस प्रकार का वर्णन दिया है कि यहाँ पर 6 महीने लंबी रातें और 6 महीने लंबे दिन होते थे। क्योंकि उत्तरी ध्रुव 6 महीने सूर्य के सामने रहता है और 6 महीने सूर्य से दूर रहता है, तो वहाँ 6 महीने लगातार दिन बना रहता है और 6 महीने लगातार अंधेरा रहता है। इस कारण बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक द होम ऑफ वेदास के आधार पर यह बात कहने की कोशिश की कि उत्तरी ध्रुव आर्यों के मूल निवास था और आर्य वहाँ से भारत आए थे। हालांकि इस बात को बाद में इतिहासकार नहीं मानते हैं। वैदिक संस्कृति या वैदिक समाज या वैदिक जो सभ्यता है वह कई चरणों में पहचानी गई, विकसित हुई। वैदिक संस्कृति के चरणों में पुरातात्विक संस्कृतियों में गेरू की कब्र संस्कृति, काले लाल मतलब ब्लैक रेड वेयर संस्कृति, पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति, ऑकर पॉटर संस्कृति भी इसके अंतर्गत शामिल है। वैदिक सभ्यता के बारे में विस्तार से अब हम अपने अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे।